नमस्कार, आप सभी लोगों को मेरा नमस्ते। जीएसटी के 3 साल पूरे होने को हैं और जीएसटी के इन 3 सालों में जीएसटी को जिस उम्मीदों के साथ जिस कहा गया था कि गुड एंड सिंपल टैक्स, और जिस तरह से उस रात्रि को उसको स्वागत किया गया था, बहुत बड़े सपने के साथ जीएसटी की शुरुआत हुई थी। इस शुरुआत के बाद जीएसटी आज 3 साल बाद जहाँ खड़ा है वहां पे काफी कुछ इससे जूझता सा दिख रहा है। तो हमारे सामने कई सवाल खड़े हैं। सवाल यह है कि जिन उम्मीदों के साथ हमने यात्रा शुरू की थी, जिसे जो है ना गुड एंड सिंपल टैक्स कहा गया, उसे विपक्षी ने गब्बर सिंह टैक्स कहा है। तो इस चर्चा में हम इसी पर बात करेंगे कि जो भी आज हम खड़े हैं जहां पर, वो कितनी उम्मीदों को पूरा कर रहा है, किन अपेक्षाओं को पूरा कर रहा है। इस चर्चा में आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन हमारा जो ऑडियंस है उसके लिए मैं आपको, हालांकि आप लोगों को अपनी अपनी जगह क्षेत्र की आप लोग हस्ती हैं, आप लोगों का एक जाना पहचाना मुकाम है आपका, फिर भी मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं दिनेश जैन जी, जो कि एक बड़े टैक्स प्रोफेशनल हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के एक बड़ी समिति के सदस्य भी हैं। हमारे साथ हैं जतिन हरजाई जी। जतिन हरजाई जी का जीएसटी की दुनिया में एक बड़ा नाम है, जीएसटी के कंसल्टेंट, और जो है ना सरकार के कानूनों को भी सिखाते हैं, सरकारी कानूनों की पाठशाला भी लेते हैं। अब अतुल पोद्दार जी हैं, अतुल पोद्दार जी, जो फॉरेक्स है राजस्थान की, जो हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन है उसके महासचिव हैं। हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी हैं। अभिषेक मिश्रा जी राजस्थान के जाने माने एक होटलिस्ट और जाने माने एक कारोबारी हैं। इनका साथ साथ बड़ी बात यह है कि ये सीए भी हैं, टैक्स प्रोफेशनल भी हैं, तो इनके साथ दोहरा अनुभव हमारे साथ में आएगा। हमारे साथ यशस्वी शर्मा जी हैं। यशस्वी शर्मा जी जीएसटी की जो है ना, जो राजस्थान जयपुर की कमेटी रही है उसके चेयरमैन भी रहे हैं, और जीएसटी में इनका ऐसे कंसल्टेंट सरकार को सलाह देने का काम भी आप करते रहे हैं। इनका जो है ना, जो जीएसटी का नियम कायदे बने हैं उसको बनाने में भी बड़ा योगदान रहा है। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ हमारे कारोबारी जगत के जो लोग हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा करदाता का मुद्दा है। अगर कर नहीं आता है, अगर करदाता ही परेशान होता है कर से, किसी प्रणाली से, तो फिर वो कर प्रणाली किसी काम की रह नहीं जाती। अतुल पोद्दार जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि जीएसटी जिस अपेक्षा के साथ शुरू किया गया था, आपको जो अपेक्षाएं आपके मन में थी कि जीएसटी शुरू होगा तो एक गुड एंड सिंपल टैक्स आपको मिलेगा, वो अपेक्षाएं आपको कितनी पूरी होती दिख रही हैं? नमस्कार सर, सभी का पहले तो आपको धन्यवाद करता हूँ, आपने हमें याद किया इस बारे में। जीएसटी का जहाँ 3 साल पहले जब जीएसटी लगा था तो एकदम से लोगों को झटका लगा था, क्योंकि टैक्स जो कई चीज़ों पे तो पहले टैक्स नहीं, जैसे कपड़े पे टैक्स नहीं था, उस पर फिर 5% जीएसटी आ गया था। फर्नीचर पे, लकड़ी पे हमारे 12% टैक्स था, फिर वो 18 आ गया था। तो ये एक झटका लगा था कि हम लोगों को टैक्स ज़्यादा मार लगेगी, लेकिन धीरे धीरे आदमी उसका यूज तो हो गया, अपनी कॉस्टिंग में जोड़ता गया, तो धीरे धीरे यूज तो हो गया है। आज हम चाह रहे हैं कि काम की सुविधा ज्यादा हो बजाय कि टैक्स की। तो अभी हमारे जो फर्नीचर इंडस्ट्री पर है, लकड़ी पर है, 18% टैक्स है। हमारा टोटल जो एक्सपोर्ट मार्केट इंडिया का मार्केट है 15,593 करोड़ का इंडिजिनस फर्नीचर मार्केट है, जिसमें चाइना के पास 2,426 करोड़ का मार्केट है, जो कि चाइना इंपोर्ट फर्नीचर यहाँ से इंपोर्ट होता है चाइना से, और वो हमारे मार्केट बिकता है। और हम जो सरकार से पहले भी हमने 2-3 बार अपील भी की और कहा भी है कि इस 12-18 के स्लैब को अगर इसको 12 तक ले आते हैं तो काफी हद तक जो इम्पोर्टेड फर्नीचर बिक रहा है वो इंडिजिनस में शिफ्ट हो जाएगा, और एक बहुत बड़ा मार्केट जो 2,500 करोड़ का जो मार्केट है ये इंडिया के व्यापारियों को मिलेगा, प्लस इससे रेवेन्यू भी अच्छा मिलेगा। बिकॉज क्या होता है कि कोई चीज की आप टैक्स बढ़ा दो तो उसमें टैक्स की लायबिलिटी कम हो ज्यादा होने की वजह से लोग बाग उससे बचते हैं। अगर आप टैक्स कम करोगे तो 90%, 95% टैक्स स्लैब में देना चाहते हैं, तो उसमें आगे आते हैं। लेकिन अतुल जी, सरकार का दावा तो ये रहा है कि जीएसटी में आपका टैक्स बर्डन कम हुआ है, और हमारे साथ कई सारे जो है ना हमारे साथ बड़े सीनियर टैक्स प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं। सर, आप लोग बताएंगे कि टैक्स जो टैक्स एक कैस्केडिंग इफेक्ट है टैक्स का, वो कितना कम हुआ है? जैसे हमारे अतुल जी कह रहे हैं कि टैक्स बर्डन बढ़ गया है, तो टैक्स बर्डन असल में बढ़ गया है कि कम हुआ है जीएसटी के आने के बाद? अभी 3 साल अब पूरे हो चुके हैं, अब तो काफी कुछ चीजें समझ में भी आ रही लगी हैं। जतिन जी।
जहाँ तक टैक्स रेट की बात है, वो मैं कहूँगा कि मॉडरेट हुई है। टैक्स का इजाफा हो गया डायरेक्टली बहुत ज्यादा। सरकार का जब जीएसटी लाने के पीछे रेवेन्यू न्यूट्रल रेट की बात की गई थी कि मोटे तौर के ऊपर सभी आइटम कभी जीएसटी में डायरेक्ट रेट ऑफ टैक्स बढ़ गया है नहीं कहेंगे, तो रेट ऑफ टैक्स मोर और लेस उतना ही है की पोजीशन है। अब बात करते हैं कि एक जगह जहां आपने एक बात कही है कि ये टैक्स कम हो गया है, तो प्लीज माइंड, ये टैक्स रेट कम नहीं हुआ है, टैक्स का कलेक्शन कम हो गया। वो कम क्यों हुआ वो भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स जिस तरीके की ओरिजिनली जीएसटी में व्यवस्था की गई थी, जिस तरीके से कंप्लायंस होने थे, रिटर्न फाइल होनी थी, उनकी चेकिंग होनी थी, उसमें एक इनबिल्ट मैकेनिज्म था जिसके थ्रू एक ट्रांसपेरेंसी बिजनेस में आनी थी। बट समहाउ जीएसटी नेटवर्क उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर पाया, तो जो ओरिजिनल रिटर्न फाइलिंग स्ट्रक्चर था वो प्लेस में नहीं होने की वजह से एक टाइम मैनेजमेंट के तौर पे जीएसटीआर 3B सब लोग जानते हैं, वो एक मंथली रिटर्न के बीच में आई, जिसमें कि कोई भी प्रकार की डिटेल नहीं जाती है। तो अब आपने सुना होगा कि जीएसटी में बीच में फ्रॉड्स भी बहुत सारे हुए, काफी सर्कुलर ट्रेडिंग की बात आई और काफी तरीके के रिफंड के फ्रॉड भी। तो मैं ये कहूंगा कि एक ये बड़ा रीजन था जिसकी वजह से काफी या सर्कुलर ट्रेडिंग वगैरह करने वाले लोग थे वो उस तरफ चले गए, और वहां जाने की वजह से सरकार को पूरा टैक्स नहीं मिला, सरकार को तो पूरा टैक्स नहीं मिला, और इस टैक्स का बर्डन अल्टीमेटली जो कंप्लाइंट व्यापारी है, जो रेगुलर व्यापारी है, जो सारा काम कर रहा है, उसके ऊपर उसका बर्डन आना पड़ेगा, जो कि कई तरीके से डिफरेंट तरीके से आया, नॉट डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रेट। कई जगह पर सरकार ने इनपुट टैक्स क्रेडिट को अब रेगुलेट करने की कोशिश की अलग अलग तरीके से। तो ये सारा एक तरीके का इनडायरेक्ट बर्डन उस व्यापारी के ऊपर आ रहा है, जो कि किसी दूसरे ने चोरी की थी उसकी वजह से। मतलब दोनों का ही नुकसान हो रहा है, सरकार का भी नुकसान हुआ है और जो कंप्लाइंट व्यापारी है या फिर जो प्रॉपर टैक्स देने वाला व्यापारी था उसका भी नुकसान हुआ है। सिस्टम फेलियर। मैं एसओसी जी से पूछना चाहूंगा, एसओसी जी, जतिन जी और अतुल जी ने एक बात, अतुल जी ने कहा है कि टैक्स बर्डन ज्यादा है, टैक्स रेट ज्यादा है। हमारे जतिन जी कह रहे हैं कि टैक्स रेट तो ज्यादा नहीं है, लेकिन बर्डन ज्यादा हो गया है किसी कारणों से। तो एक क्या पूरा गुत्थी क्या है, थोड़ा सा आम आदमी समझ सके, थोड़ा सुलझाएं इसको। ठीक है स्वतंत्र जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अपने को ये समझना पड़ेगा कि ये कानून बड़ा निराला कानून है। निराला अगर मैं कहता हूं तो 2017 तक करीब 1948 कानून हिंदुस्तान में बने, लेकिन एक भी कानून को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली कि उसका बेचारे को रात को 12 बजे संसद बिठाएं या उसके 3 साल पूरे होने पे और उसकी वर्षगांठ मनाने के लिए अपन सब यहाँ एकत्रित हुए। तो ये अपने आप में एक द्योतक है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कानून है, और अगर इसको अब सब लोग ये कहते हैं कि साहब ये जीएसटी इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स का रिफॉर्म है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ कि साहब ये टैक्स रेट है या टैक्स रेट ज्यादा हो गई है या बर्डन ज्यादा हो गई है। जब 2010 में इस कानून को कंसीव किया गया था दी देन फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, तो उस वक्त रेट की जो स्लैब्स थी वो स्लैब्स इतनी ज्यादा नहीं थी जो यहाँ दिख रही हैं अभी। इट वॉज जस्ट हाफ ऑफ दैट व्हाट इनिशियली इट वॉज कंसीव्ड। अब क्या हुआ कि आपको ये समझना चाहिए कि भारत एक इतना बड़ा देश है, आपको पॉलिटिकल डिसीजन भी उसमें लेने पड़ते हैं, ज्योग्राफिकल डिसीजन भी उसके अंदर लेने पड़ते हैं, और जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड डिसीजन है उनके बेस के ऊपर ये सारी टैक्स की रेट्स निर्धारित की जाती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब मैं 2 स्लैब बनाऊंगा, एक तो बनाऊंगा एग्जेम्प्टेड का और एक बनाऊंगा 5% का या 10% का, व्हाटसोएवर। आपको परिस्थितियों का प्लस जो रेवेन्यू जनरेशन स्टेट्स की है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, उनको देखते हुए रेट्स की स्लैब बनानी पड़ेगी। अतुल जी ने बहुत अच्छी बात एक कही कि अगर टैक्स का रेट कम होगा तो कंप्लायंस ज्यादा होगा और साथ में कलेक्शन बढ़ेगा। आई टोटली एग्री ऑन दैट पॉइंट, बट साइमल्टेनियसली रेवेन्यू के पार्ट पे रह के ये भी देखना पड़ेगा कि जब ऐसे आउटब्रेक्स आते हैं जैसा इमरजेंसी अभी अपने को है, उसके लिए और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिए सरकार को पैसा चाहिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि टैक्स को बिल्कुल रिड्यूस कर दो। जहां तक इस कानून का सवाल है तो इवन अभिषेक सवाल इसका नहीं है सुरेश जी, सवाल मैं जो रोकना चाहूंगा, सवाल इसका नहीं है कि सरकार टैक्स कम दे, सवाल यह है कि पहले जो टैक्स था उसकी तुलना में, मतलब जीएसटी आने के पहले जो टैक्स बर्डन था, टैक्स रेट और टैक्स बर्डन दोनों ही मान लेते हैं, टैक्स बर्डन ओवरऑल जिस भी प्रकार से जो है ना, जैसे जतिन जी ने कहा कि ओवरऑल बर्डन बन गया, टैक्स रेट फ्लैट रेट जो रेट है वो कितना पिछले जीएसटी आने की तुलना में वो कितना कम हुआ है?
बड़ा है। जहाँ तक टैक्स रेट का जहाँ तक सवाल है, तो एक RNR करके एक रेट बनाई गई थी जो कंपनसेशन के बेस पे थी कि भाई इसके बेस पे आपको कंपनसेशन मिलेगा। आप सब लोग ये जानते हैं कि ये GST जो है ये 17-18 इनडायरेक्ट टैक्स कानूनों का एक मिश्रण है, और उससे जो इसको इनकम को फॉरगो करने के लिए जो भी स्टेट्स को कॉम्पनसेशन दिया जाना था उसकी एक रेट बनाई गई। उसके बेस के ऊपर इन्होंने रेट के स्ट्रक्चर्स डिसाइड किए। तो ये कहना कि साहब GST में रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज हो गया है या डिक्रीज हो गया है, मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड इस क्वेश्चन को नकारता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि रेट इंक्रीज हो गई है डिक्रीज हो गई है। ये एक बड़ी मॉडरेट एक रेट्स बनाई गई हैं पुरानी रेट्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर आप स्टेट की बात करेंगे तो मेरे पास एक फिगर है करीब 16-17 के अंदर 29,853 करोड़ रुपए का स्टेट का रेवेन्यू था 17-18 के अंदर। अब आप ये देखिए कि 16-17 के अंदर, अब आप ये देखिए कि 1 लाख करोड़ का जो GST का कलेक्शन है उसको अगर आप सर्विस टैक्स और एक्साइज से कंपेयर करेंगे तो नो डाउट कलेक्शन टैक्स का बढ़ा है। बट उसके साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा, जो RNR की बात है कि जो CST स्टेट्स ने फॉरगो किया है, क्योंकि वो टैक्स सेंटर का था लेकिन स्टेट्स की किटी में जाता था। स्टेट्स का जो एंट्री टैक्स था या लग्जरी टैक्स था या लोकल जो भी उनके लॉज उस वक्त बने हुए थे, उनका जब सबमिशन किया गया तो कलेक्शन की जहां तक बात है वो कलेक्शन मोर और लेस चलना ही है बराबर, अदरवाइज ये जो संस्था का ढांचा है ये चल ही नहीं सकता है। अब आज अगर आप देखेंगे तो 36,000 करोड़ रुपए जून के महीने में स्टेट को कॉम्पनसेशन दिया सेंटर ने, लेकिन वो कहां तक का दिया गया, वो दिसंबर 19 से लेके फरवरी 20 तक का दिया गया। तो एक तरीके से एक स्टेट्स की जो पोजीशन है वो बड़ी एक ऑकवर्ड सी पोजीशन स्टेट्स की इस लॉ के अंदर हो रही है। किस तरह से समझा नहीं, किस तरह से ऑकवर्ड हो गई है? देखिए अब क्या था, पहले कलेक्शन स्टेट का आता था और वो कलेक्शन स्टेट के पास रहता था, स्टेट को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब जब से पड़ रहा है GST लगा है तो सेंटर इसको बांट रहा है टैक्स को। अच्छा, तो अभी तक का जो टैक्स है, जैसे मान लीजिए जो 36,000 करोड़ रुपए पिछले इसी महीने जून के इनिशियल स्टेज में सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाले, वो फरवरी 2020 तक का कॉम्पनसेशन है। इसका मतलब ये है कि जो आगे के 3 महीने का कॉम्पनसेशन है वो तो अभी आना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे राजस्थान के बता रहे हैं अभी गहलोत जी ने जो PM की जो ना जो एड्रेस टू नेशन था उसको उन्होंने कहा था कि PM से मीटिंग थी, PM CM की, उन्होंने कहा था कि हमारा राजस्थान सरकार का 5,000 करोड़ बकाया है वो दे दीजिए। उन्होंने लंबी लिस्ट बनाई हुई है, उन्होंने कहा कि जो ना 961 करोड़ रुपए बकाया है GST क्षतिपूर्ति का, जो 2022 तक का बकाया है। तो उन्होंने तमाम एक लिस्ट लंबी लिस्ट है उनकी जो है ना कि राजस्थान सरकार का इतना बकाया हुआ है, वो करीब जो है ना 10-12 हजार करोड़ हो जाता है। तो ये राजस्थान मतलब सवाल है कि किसकी अपेक्षाओं पे खरा उतरा है। मैं चूंकि हमारे साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के इंडिया के प्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं, दिनेश जी आखिर ना तो राज्य सरकार की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है GST, ना केंद्र सरकार की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। आप टैक्स प्रमोटर हमारे साथ बैठे हुए हैं, कारोबारी बैठे हुए हैं, वो भी परेशानी दिख रहे हैं। तो फिर आखिर किसकी उम्मीदों पर खरा उतरा है और कौन सी जरूरत थी देश की जो जिसके लिए लाया गया था वो? देखिए, जो मैं इसमें जतिन जी ने कहा था और यशस्वी जी बोल रहे हैं, ये सब 2 चीजें इसके अंदर होती है सर, कि कुछ पॉलिटिकल व्यू होते हैं और कुछ रियल फैक्टर होते हैं। अगर जैसे गहलोत जी कह रहे हैं, बाकी राज्य के मुख्यमंत्री ऐसा नहीं बोल रहे कि हम तकलीफ में हैं, तो सिर्फ हम गिन सकते सारे राज्य तकलीफ में आ गए। एक सिंगल राज्य के कहने के ऊपर हम डिसीजन गिन नहीं सकते ना कि सारे राज्य GST को लेकर तकलीफ के अंदर है। तो सवाल सर ये उठा है कि GST लाया क्यों गया था सर? GST की मंशा क्या है? GST की मंशा बहुत अच्छी थी सर, मंशा फॉलो भी हुई है। अब देखिए कि जो हम बात कर रहे हैं 1 नेशन 1 टैक्स की, सर वो बहुत हद तक सफल। प्रोफेशनल पहले हम लोग पंजाब या हिमाचल या J&K में जाके काम नहीं कर सकते थे, आज हम यहाँ पर जयपुर बैठे हुए हमारे पास पूरे इंडिया के क्लाइंट को हम सर्व कर सकते हैं। हमारे लिए कोई जो बॉर्डर तो कोई बाहर रही नहीं हमारे लिए। इसका एक और इम्पैक्ट ये हुआ साहब कि पहले अगर कोई फॉरेनर इन्वेस्टर इंडिया में आता था, उसको 4 जगह फैक्ट्री लगानी है, उसको 4 जगह के लोग अलग कंप्लायंस करने पड़ते थे। आज उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आज उसको एक सिंगल लोग को कंप्लाइन करना पड़ता है। अब नो डाउट सर कोई चीज नहीं आती है। अब सोचें सर, इंडिया के इंडिपेंडेंस के इतने सालों बाद GST आया तो सर थोड़ी तकलीफ तो होती है। हम उसको ऐसा नहीं बोल सकते ना कि कोई अचानक कोई नई चीज आई और बिल्कुल वो स्मूथली चलेगी, और फिर उस GST के बाद में थोड़ा बहुत जो कुछ क्योंकि मंदी आई, फिर ये पिछले
4-5 महीने से कोरोना काल के अंदर फंस गए, तो वो चीजें मल्टीपल हो रही है सर, ऐसा हम कहते नहीं बोल सकते। दूसरी बात, जो कैस्केडिंग इफेक्ट है सर वो कम हुआ ही है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर हो सकता है कोई एक चीज, 2 चीज, 3 चीज महंगी हुई हो, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं सर जिनकी प्राइसेस कम हुई है। अभिषेक जी, दिनेश जी ने 2 बड़ी बातें कही हैं। दिनेश जी ने कहा है कि जो ओवरऑल सिंप्लिसिटी थी, वो सिंप्लिसिटी मतलब आपके नेशनल स्तर पर कि राष्ट्रीय स्तर पर जो जटिलता थी कि अलग अलग कंप्लायंस में अलग अलग राज्यों में होती थी और एक कॉम्प्लेक्सिटी थी हर राज्य में, तो वो कम हुई है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि टैक्स रेट भी कहीं ना कहीं कम हुआ है। कैस्केडिंग जो इफेक्ट है, कैस्केडिंग इफेक्ट कम हुआ, चूंकि आप कारोबारी भी हैं और टैक्स प्रोफेशनल भी हैं, तो आपकी जिम्मेदारी दोहरी है कि आप समझाएं कि एज ए कारोबारी और एज ए टैक्स प्रोफेशनल आपको कैसा लगता है जीएसटी। मुझे बोलना है? जी बिल्कुल। ये सर कहीं से देखिए म्यूट कर दी। मेरे साथ जो लोग बैठे हैं, अब क्या प्रोफेशनल्स की मजबूरी है, वो सरकार की खुले तौर पे बुराई नहीं कर सकता। बाकी मैं आपको बताऊं, जीएसटी एक ऐसा एक्ट है, किसी भी एक्ट को इम्प्लीमेंट कैसे नहीं करना चाहिए, जीएसटी उसका एक बेस्ट एग्जांपल साबित हुआ है हमारे कंट्री के अंदर। देख रहा हूं मिला रहा है। हाँ, वो क्या करेंगे, क्योंकि देखिए एज अ प्रोफेशनल, अगर मैं भी प्रोफेशनल चेयर पे बैठा रहूंगा तो मैं ये बोलूंगा सरकार अच्छा कर रही है, जैसे करना पड़ता है मान लीजिए। लेकिन अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो इन्होंने शुरू में कहा था 1 नेशन 1 टैक्स, वो तो हुआ ही नहीं। इन्होंने कहा था जितना माल आप बेचेंगे एंड यूजर आपको उसका जीएसटी देगा, पीछे जो आपने जीएसटी दिया है उसका आपको क्रेडिट मिलेगा। इवेंचुअली किया क्या, आज बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारे इन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग है उनके अंदर वही कंपोजिट स्कीम जो वैट में होती थी कि आप क्लाइंट से 5% ले लें, 12% ले लें और पीछे का इनपुट आपको नहीं मिलेगा। तो चेन को धीरे धीरे सरकार ने खुद नहीं ब्रेक कर दिया। पहले इनका प्रॉमिस ये था कि आपको टोटली, मतलब आपको अकाउंटिंग ये करनी है, 100 रुपए का आपने सामान बनाया, 110 रुपए में आपने क्लाइंट को बेचा, 5 रुपए आपने जीएसटी पे किया, 11 रुपए आपने लिया, तो 2 अकाउंटिंग सेपरेट होती थी। बट इवेंचुअली इन्होंने बहुत सारे धंधों में क्या किया, वही वैट वाली जो कंपोजिट स्कीम थी। तो मैं तो सब सरकार से यही पूछना चाहता हूँ कि वैट में और जीएसटी में अंत में फर्क क्या रहा? आपको अगर कंपोजिट स्कीम लगा के इसी तरह से हमको फंसाना था चीजों के अंदर। एक दिन हमारे अब स्वर्गीय फाइनेंस मिनिस्टर हो गए हैं, जो अपने पुराने फाइनेंस मिनिस्टर थे, एक दिन एकाएक जेटली साहब ने ये अनाउंस कर दिया था कि भाई रेस्टोरेंट के अंदर लोगों को इनपुट नहीं मिलना, मैं चेक करके आया हूँ। और उन्होंने रेस्टोरेंट्स के ऊपर से जो इनपुट मिलता था जीएसटी का, वो खत्म कर दिया। तो क्या फाइनेंस मिनिस्टर का या किसी भी सरकार का ये तरीका है कि वो घूमे फिरे और आज आपको आपके मन में आ गई कि आज से रेस्टोरेंट के ऊपर इनपुट नहीं मिलना चाहिए और आपने डिसाइड कर दिया? तो तुगलकी सरकार में और ऐसी सरकार में जो डेमोक्रेसी में काम कर रही है, उसमें कुछ तो फर्क होना चाहिए। इन्होंने धीरे धीरे रियल एस्टेट में पहले हम 12% क्लाइंट से लेते थे और पीछे का इनपुट हमको मिलता था। इवेंचुअली उन्होंने उसके अंदर भी 5% हमारे ऊपर कर दिया। मैं आपको उन बिजनेसेस की बता रहा हूँ जिसमें हम लोग इन्वॉल्व हैं। आज हमें रेस्टोरेंट सर्विसेज में किसी भी तरह का कोई इनपुट नहीं मिलता और सरकार चोर हमें बनाती है, व्यापारी को। सरकार अनाउंस क्या करती है, रेस्टोरेंट अपना इनपुट पास ऑन नहीं कर रहे थे कस्टमर्स को। ये सरासर झूठ है। सरकार करती है और व्यापारी को बदनाम करती है। जिस एमएसएमई सेगमेंट के लोगों ने सरकार को चुना है, उसी को ये लोग गालियां देते हैं कि वो लोग कस्टमर को इनपुट पास ऑन नहीं कर रहे थे। इसी तरह से रियल एस्टेट में हम 12% पहले लेते थे, इनपुट हम पीछे से लेते थे, उसके अंदर भी अब इन्होंने 5% में हमें लेने के लिए मजबूर कर दिया है। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग इनकी एजेंसी है, जहां पे आपको अगर कोई डाउट हो तो आप वहां पे जाके अपना क्लेरिफिकेशन स्टेटमेंट ले सकते हैं, जहां पे जुडिशियल मेंबर को बैठना चाहिए जिसमें जुडिशियल विजडम हो। वहां पे इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को बैठा रखा है जो पहले से बायस्ड हैं, उनको वही डंडा हाँकने की आदत है, वही तुगलकी फरमाने की आदत है। सारे लोग उस तरह ला रहे हैं, सभी लोग सहमत होते दिख रहे हैं। एसएससी को 1 घंटा बाहर बैठाने की आदत है, हैरिस करने की आदत है, पैसा खाने की आदत है। वही AAR के ऑफिसर्स वहां पे बैठ के आजकल ऑर्डर पास कर रहे हैं। अभी गुजरात के अंदर पहले बड़ा क्लियर था कि अगर आप कॉलोनाइजेशन की स्कीम कर रहे हैं तो कॉलोनाइजेशन में किसी भी तरह का जीएसटी नहीं देना था। ये सारे यहाँ पे बैठे हुए प्रोफेशनल्स एग्री करेंगे। अभी गुजरात में पिछले हफ्ते ही AAR ने वहां पे एक रूलिंग पास कर दी है कि टाउनशिप के अंदर भी आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। तो इतनी इनकंसिस्टेंसी किसी भी लॉ में मैंने मेरे 16 साल के प्रोफेशनल करियर में नहीं देखी, जहाँ पे इतना नीजर रिएक्शन है। मतलब समझ में नहीं आ रहा, मतलब इट इज अ टोटली नीजर रिएक्शन। जिस दिन जब जो जाए वो ये कर देते हैं, हालत ये है। तो ये इज गुड एंड सिंपल टैक्स की ये एसएससी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एसएससी जी बिजनेसमैन के पॉइंट, हमारे अभिषेक जी कह रहे हैं कि वो इस सेगमेंट का जो बिजनेसमैन है वो, देखिए मैं अभिषेक जो कह रहे हैं
मैं उससे मतलब मैं इतना ब्लंटली उससे एग्री तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ कुछ एक्सटेंट तक मैं उनसे जरूर एग्री करूंगा। इन्होंने दो मुद्दे बहुत अच्छे उठाए। पहला इन्होंने मुद्दा उठाया रेस्टोरेंट सर्विस। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब आप ये कहते हैं कि साहब हमने रेस्टोरेंट का रेट जो है वो 18% से घटा के 5% कर दिया है और उसका फायदा हम कस्टमर को देंगे, तो वो कैसे होगा ये मेरे समझ में नहीं आया। जब आप उस उल्टा आप ये करके कस्टमर पे बोझ डाल रहे हैं, क्योंकि वो पीछे से जो क्रेडिट, अब आज ये मानिए आज की तारीख में कोई आदमी रेस्टोरेंट खोलता है तो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है। जब वो इन्वेस्टमेंट करता है तो दुनिया भर की चीजें उसके अंदर लगती हैं, उनकी इनपुट टैक्स क्रेडिट अक्यूमुलेट होती है। अगर आईटीसी उस पर अवेलेबल हो तो वो रेट जो है वो इंक्रीज नहीं करेगा। भाई तेल तो तिलों में से निकलना है। अगर वो क्रेडिट नहीं मिलेगी तो वो रेस्टोरेंट जब खाना आदमी, आप स्वतंत्र जी खाना खाने जाएंगे या मैं खाना खाने जाऊंगा तो मेरे पर उसका भार पड़ेगा। ये बड़ी सिंपल सा लॉजिक था। दूसरा, इन्होंने कंस्ट्रक्शन में एक दो दबी हुई बात है वो कह नहीं पाए, ये शायद कहना चाह रहे थे कि इनके ऊपर एक रेस्टोरेंट एक नोटिफिकेशन से ये पाबंदी लगा दी गई कि साहब इतना % माल आप रजिस्टर्ड डीलर से ही खरीदोगे, नहीं तो उसकी इम्प्लीकेशन आपको झेलनी पड़ेगी। अब ये इसका क्या कारण है कि आप रजिस्टर्ड डीलर से ये माल खरीदो? सी दीज आर वेरी पिक्यूलियर थिंग्स विच दी ऑथोरिटीज हैव टू अंडरस्टैंड कि इस तरीके से कोई फिस्कल लॉ नहीं चलाया जा सकता। देखिए, मैं शुरू से लेके अभी तक अपनी 20-25 मिनट की वार्ता हुई, मुझे लगता है सब नेगेटिव लाइंस पे ही बात हो रही है, बट आई वांट टू टच अपॉन सम पॉजिटिव फिगर्स आल्सो। कि अगर आप ये कहते हैं कि साहब जीएसटी एक नेगेटिव वाइब्स ही लेके आ रहा है, तो इसका मैं पूर्णतः ऐसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। उसका कारण ये है कि कुछ एक्सटेंट तक कई चीजें, जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट सी फॉर्म के अगेंस्ट में कोई माल अगर हम वैट रिजीम में लेके आते थे, उस रिजीम के अंदर वो हमारी कॉस्ट हो जाती थी। लेकिन जब से जीएसटी आया है तो हमको ये समझना चाहिए कि साहब हम बाहर से माल लेके आते हैं तो भी उसकी क्रेडिट हमको अवेलेबल है। सो इन दैट केस ये कुछ एक्सटेंट तक अच्छी भी चीजें हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जहां जब हम बात करते हैं कंप्लायंस की, दो चीजें हैं। एक तो जो ना मतलब कोई कानून आपने जैसे आपने कहा कि नेगेटिव लाइन पे चल रहा है पूरा, तो अगर नेगेटिव है भी तो जो ना सवाल है कि उसके कारण क्या है। एक तो या कानून अपने आप में खराब हो कि कानून में ही कमी थी। दूसरा बार बार आती है जीएसटी सिस्टम कि जीएसटी के कारण खराब हो गया, या फिर जो करदाता है वो करदाता ही समस्या है, वो करदाता के जो ना कर देते ही नहीं है, चोरी करते हैं। तीन चीजें हो सकती है, इसके अलावा तो कोई तो क्या मामला है क्या अल्टीमेटली? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही है स्वतंत्र जी। आज की तारीख में क्या हो रहा है कि ये एक फिनोमेना बन गया है कि सारे टैक्स पेयर जो है वो चोरी कर रहे हैं। ये सही है कि हमने सर्कुलर ट्रेडिंग के कुछ केसेस देखे या कुछ केसेस ऐसे देखे जहां प्रॉपर्ली असेसी सरकार को टैक्स नहीं दे रहा है। तो हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे व्यापारी चोर हो गए। हमने जब वन नेशन वन टैक्स की बात करी थी, जो अतुल जी ने बिल्कुल सही कहा कि वो तो कॉन्सेप्ट ही गायब हो गया, वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आज 29 जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सबके अलग अलग कानून बने हुए हैं और सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं जीएसटी में। तो ये कहना कि एक नेशन एक, बिल्कुल एक नेशन एक टैक्स वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट एज सच व्हिच कैन से कि हाँ हम उस गाइड जतिन जी मैं रोकना चाहूंगा। जतिन जी, क्या वन नेशन वन टैक्स सिस्टम खत्म हो चुका है जीएसटी में और सारे राज्यों में अलग अलग कानून है? आवाज नहीं आ रही आपकी? सर अनम्यूट। सॉरी। सी जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, एक कॉमन बात निकल के आई है कि वन नेशन वन टैक्स वाला कॉन्सेप्ट इनिशियली था, जो सोच जो थी वो यही थी, लेकिन वो जाके खत्म हो गया। मैं उसको थोड़ा सा डिफरेंटली पुट करूंगा। टैक्स का कॉन्सेप्ट इनिशियली कंसीव हुआ था उस टाइम यही था कि एक ही टैक्स पूरे देश में लगना चाहिए। जब ये हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उससे भी काफी पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन बाय द टाइम जैसे 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 ये कानून आगे बढ़ा का मतलब ये पार्लियामेंट में फिर कंसेप्ट पेपर आया, कंसेप्ट पेपर आने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद एक्ट आया, उसके बाद रूल्स आए, तो बाय द टाइम सारे के सारे कॉन्सेप्ट ढीले होते गए, यानी कुछ ना कुछ डिग्रेड होते गए। यानी पहले तो वो वन टैक्स से ड्यूअल टोन जीएसटी के ऊपर हम आए, उसके बाद कुछ चीजें और धीरे धीरे करके डाइल्यूट होती गई। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आज की डेट में ये वन नेशन वन टैक्स तो इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि हम खुद एक साथ ही 5 तो डायरेक्टली एनेक्टमेंट हैं जो कि किसी जगह के ऊपर भी अप्लाई हो जाते हैं, 4 तो मिनिमम अप्लाई हो जाते हैं किसी भी स्टेट में। तो वन नेशन वन टैक्स उस सेंस में नहीं कह पाएंगे वन,
लेकिन आप खुद भी याद करेंगे तो गवर्नमेंट ने भी अपना खुद का टैग वर्ड जो था वन नेशन वन टैक्स को इसको बदल दिया था। इन्होंने एक लिंब और ऐड कर दिया था इसके लास्ट में, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। तो इस वन मार्केट का मतलब क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अच्छा, जो भी कानून है हमारे, जो हम जितने भी कह रहे हैं 4 तरीके के, जैसे हमारे ऊपर आज की डेट में हम राजस्थान में बैठे हैं तो हमारे ऊपर एक स्टेट जीएसटी कानून लगता है, एक सेंट्रल जीएसटी लगता है, एक इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है, एक कंपनसेशन सेस। ये 4 अलग अलग कानून हमारे ऊपर लगते हैं। लेकिन जो स्पिरिट है, इनकी जो ट्रू स्पिरिट है वो चारों की सेम है। फॉर एग्जाम्पल, एक सबसे बड़ी समस्या जो पहले, जैसे अगर मान के चलो पहले किसी के ऊपर, जैसे अभिषेक जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर रेस्टोरेंट से सप्लाई हो रही है तो उसके ऊपर वैट और सर्विस टैक्स दोनों लगते थे, तो वैट किस वैल्यू के ऊपर लगेगा, सर्विस टैक्स किस वैल्यू के ऊपर लगा था, ये अपने आप में चैलेंज था। तो अब आज की डेट में क्या हो गया कि आपका सीजीएसटी लग रहा है, एसजीएसटी लग रहा है, चाहे आईजीएसटी लग रहा है, चाहे सेस लग रहा है, वो सेम वैल्यू के ऊपर लग रहे हैं। उनका जो कंप्यूट करने का तरीका है वो एक जैसा है। तो नो डाउट कि कॉम्प्लिकेशंस, कंप्लायंस बड़े हैं, कॉम्प्लिकेशंस कैलकुलेशन की बड़ी हैं, लेकिन जो भी है वो एक जैसा है, यानी एक ही टैक्स के अंदर में। जैसा कि अभी अभिषेक जी ने एक एग्जांपल दिया कि गुजरात में कुछ हुआ, तो दैट मींस जो गुजरात में हुआ उसका इंपैक्ट यहां भी आ रहा है, हम यहां भी डिस्कस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो एक जैसा कानून है, एक नहीं है लेकिन एक जैसा है। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं जी फिर से आपको बताता हूँ, तो ओवरऑल क्या हम लोग जो जिस दिशा में जा रहे हैं, तो जीएसटी की जिस दिशा में बढ़ रहा है, वो इसकी मतलब कहीं इसके बेटर की ओर बढ़ रहा है कि हम मतलब एक अल्टीमेटली हम मैस की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या स्थिति क्या है? देखिए, बहुत टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक विद योर ऑल द व्यूअर्स, आपके जितने भी देखने वाले दर्शक हैं उनके लिए बहुत एक फ्रैंक मैसेज दे रहा हूं मैं कि आज तक आपने जितने भी इश्यूज देखे हैं, जितनी भी जीएसटी की समस्याएं देखी हैं, मोर देन 90% समस्याएं वो जीएसटी पोर्टल की थी, यानी सिस्टम की थी। कानून की समस्याएं तो अभी बहुत कम सामने आई है, बहुत कम कानून की समस्याएं सामने आई हैं समय में। एक मिनट, जितनी आप समस्या अभी बात की है वो पोर्टल की समस्या है। वो ज्यादातर जो व्यापारी परेशान हुआ है कि रिटर्न फाइल नहीं हो पा रही, रिफंड में फाइल नहीं कर पा रहा, टाइम से ले नहीं पा रहा, ये कुछ अपलोड नहीं हो रहा, ये सारी की सारी जो समस्याएं जीएसटी पोर्टल की है। 90% से ज्यादा। इसका मतलब हुआ कि जीएसटी पोर्टल ठीक हुआ तो सब ठीक हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ? आ रहा हूं उसी बात के ऊपर आ रहा हूं। सुनिए, अभी तक जितनी समस्याएं सामने आई हैं वो जीएसटी पोर्टल की थी, लेकिन अब जो समस्याएं आएंगी आने वाले टाइम में, क्योंकि आपने आगे की बात कही है, वो असली कानून की समस्याएं होंगी जो कि व्यापारी को बहुत परेशान कर देंगी। अभी तक कानून की समस्याएं तो हम लोगों ने देखी गए, क्योंकि साल अभी खत्म हुए हैं, जीएसटी की ऑडिट अब शुरू हो रही हैं। जब ऑडिट शुरू होंगी तो असेसिंग अथॉरिटीज अपना इंटरप्रिटेशन कानून का लेंगे। ये बिल्कुल नया कानून है, तो ये हर व्यापारी को फेस करना पड़ेगा, ये मान के चलिएगा। और मेरा ये सोचना है कि आने वाले टाइम मुश्किल रहेगा। स्वतंत्र जी, मैं अपना एक कंक्लूडिंग रिमार्क देके, क्योंकि मेरा दूसरा प्रोग्राम थोड़ी देर बाद स्टार्ट होने वाला है, सो आई वुड लाइक टू एग्जिट फ्रॉम हियर। सो मैं एक एस्पेक्ट आज के इस प्रोग्राम के, क्योंकि 3 साल का कंप्लीशन के ऊपर आपका प्रोग्राम है, तो आई वुड लाइक टू समराइज फ्रॉम माय साइड, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि ये 3 साल अच्छे रहे या खराब रहे या मॉडरेट रहे, ये कैसे रहे। तो देखिए, हर एक कोई भी आंसर किसी भी एक सिचुएशन के ऊपर फिट नहीं हो सकता। तो मैं नॉर्मली इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं कि भाई आप किसके लिए बात कर रहे हैं। जैसे कि दिनेश जी ने इनिशियली कहा था कि भाई ये कई जो हमारे पूरे नेशनल पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा हमको, तो 2 पार्ट में जब हम इनको डिवाइड कर देते हैं, तो एक पार्ट तो है जो कॉर्पोरेट या लार्ज स्केल या मल्टी लोकेशनल एंटिटीज, या जिसमें कि फॉरेन कंपनीज भी आ सकती हैं जो कि हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रही हैं कुछ। दूसरा सेक्टर जो हमारा एसएससीज का है वो है जो लोकल हमारे एसएससीज हैं, एसएमई सेक्टर के एसएससीज हैं, जो कि ज्यादातर हम लोग जिनको एड्रेस कर रहे हैं। तो जब मैं कॉर्पोरेट एसएससीज को या फिर फॉरेन केसेस एंटिटीज को देख रहा हूं जो इंडिया में आना चाहते हैं, तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जीएसटी ने बढ़ाया है, क्योंकि पहले उनको बहुत कुछ देखना पड़ता था, लॉज देखने पड़ते थे, तो वो उनको नहीं देखना पड़ेगा। तो उस एंगल से बहुत ये जीएसटी कन्वीनियंट है उन लोगों के लिए। बट जब हम बात करते हैं एसएमई सेगमेंट की, तो प्लीज माइंड एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखिए। दिनेश जी बैठे हैं यहाँ पर और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह भी बैठे हैं। वी चार्टर्ड अकाउंटेंट जब हम फाइल करते थे सर्विस टैक्स एरा में, तो साल में 2 रिटर्न फाइल करते थे। आज की डेट में क्या हो रहा है, वही चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने महीने में 2 रिटर्न फाइल करता है एनुअल के अलावा। तो कंप्लायंस लेवल एसएमई सेक्टर के लिए बहुत बढ़ गया है, जो कि बड़ा चैलेंज है। उस सर्विस सेक्टर के व्यापारी को, जो कि पहले साल की 2 रिटर्न फाइल करता था, उसको क्या लेना देना कि पहले 5 कानून लगते थे, 10 कानून लगते थे और जीएसटी में कितने मर्ज हो गए। उसका कंसर्न कंप्लायंस लेवल पर जब मैं देखता हूं तो वो बहुत कम है, तो कंप्लायंस बर्डन उसका बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसी तरीके से जो हमारे व्यापारी सेल करते थे, वैट में 1 क्वार्टर में 3 रिटर्न फाइल करते थे, तो अब उनका कंप्लायंस बर्डन बहुत बढ़ गया है। नो डाउट सम बेनिफिट्स आर देयर,
कि जैसे जो सर्विस सेक्टर में था वो पहले जब गुड्स परचेज करके लाता था उसका क्रेडिट नहीं मिलता था। फॉर एग्जांपल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में एक एसी पहले आता था तो उसका क्रेडिट नहीं मिलता था, उसका भी क्रेडिट मिलेगा। एक जो होलसेलर था या ट्रेडर था वो जब सर्विसेज लेता था किसी की तो उसका क्रेडिट नहीं मिलता, वो मिले। तो कुछ कुछ प्लस है, कुछ कुछ माइनस है। बट जब मैं कंप्लायंस लेवल की बात करता हूं जो कि एक चैलेंज है छोटे व्यापारी के लिए, एसएमई सेक्टर के लिए, वहां मैं ये देखता हूं एक बड़ा दिक्कत है उन सभी लोगों के लिए। गवर्नमेंट के लिए की एंगल से भी बात करें तो गवर्नमेंट का आप सबको याद होगा, गवर्नमेंट ने बहुत डंके की चोट पर कई बार ये वाली चीज कही थी, सारे मिनिस्टर से कही थी कि जीएसटी आने के बाद 2% वी आर एक्सपेक्टिंग जीडीपी बढ़ जाएगा। 2017 जुलाई में जीएसटी लगाया और उसके बाद से आप जीडीपी के आंकड़े निकाल के देख लीजिए कितना बढ़ा है और कितना घटा है। ये मेरे हिसाब से समरी है जो मैंने आपसे शेयर किया अपने राय में। बाकी आई वुड लाइक टू, हाँ क्योंकि मेरा कोई दूसरा प्रोग्राम है तो मैं माफी चाहूंगा आगे के लिए। चलिए अभिषेक जी आपसे मैं जानना चाह रहा था कि आपको क्या लगता है कि जीएसटी जिस दिशा में जा रहा है, उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट के लिए तो बहुत अच्छा हो रहा है, तो आप तो मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट कैटेगरी में आएंगे, आप लोग अच्छा होना चाहिए, आप क्यों बुराई कर रहे हैं? अभिषेक जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट। सर देखिए बहुत जल्दी जीएसटी पार्ट 2 शुरू होने वाला है। पार्ट 1 तो हमने देख ही लिया 3 साल में जो हुआ है सबके साथ में। अब धीरे धीरे ऑडिट शुरू होगी और वही आपके ऑफिसर्स आपकी जब ऑडिट करने आएंगे तो जो आपने क्रेडिट ले रखा है पहले सर्विस टैक्स का उसको लेके आपको परेशान करेंगे। तो काफी कुछ अब इसका जो दूसरा जो ऑफिशियल लेवल पे हैरेसमेंट है वो भी होना बाकी है, क्योंकि आपके जितने ट्रांस वन में आपने इनपुट लिए उन सबको लेके ऑलरेडी डिबेट करनी उन्होंने शुरू कर दी है। ऑपरेशनल डिफिकल्टीज तो आ ही रही हैं और रेगुलर जो चेंजेस आ रहे हैं उसको लेके परेशानी आ ही रही है। अब इसको रोकना पड़ेगा सरकार को, या मान लीजिए जो भी जीएसटी काउंसिल कोई जो भी इनकी जीएसटीएन जो काउंसिल बैठती है हर कुछ महीने में, इनको जो नीजर रिएक्शन और कंसिस्टेंसी लॉ में करनी पड़ेगी, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, बट कुछ समय के लिए उसको फॉलो करना चाहिए। आए दिन कोई नई नई चीज आती रहती है। मान लीजिए कोई जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट को लेके कभी कोई नया सर्कुलर आ गया तो कुछ ना कुछ नया आता रहता है। तो प्रोजेक्ट के बीच में मान लीजिए जब आप आधे रास्ते पहुंच जाते हैं तब आपको पता पड़ता है कि जो बिजनेस करने का रूल है वो चेंज हो गया है, ये लॉ का तरीका बदल गया है, तो आपको काफी कुछ अपना दोबारा से रीइन्वेंशन करना पड़ता है व्हील का। उस चीज को रोकना चाहिए। इनको कोई भी लॉ बनाए उसको 4-5 साल अब इन्हें मतलब अब ठीक है सोच समझ के इन्होंने चालू नहीं किया था लॉ को, बट अब एक कंसिस्टेंसी इनको लानी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस लॉ में कंसिस्टेंसी लैग कर रही है। सबसे ज्यादा तकलीफ इसी बात की हो रही है एज अ बिजनेसमैन। नहीं, ओवरऑल जिस दिशा में हम जा रहे हैं उस दिशा में आपको लग रहा है कि सुधार के मतलब उम्मीदें ज्यादा हैं कि मुश्किलें ज्यादा दिख रही हैं? कहाँ दिख रहा है, क्या आपको लग रहा है? देखिए वैसे काफी चीजों के अंदर जिस तरह के बिजनेसेस में हमारी कंपनीज इन्वॉल्व हैं उस तरह के बिजनेसेस में काफी हद तक इनकी क्लैरिटी अब आ चुकी है, कितना लेना है क्या करना है। आफ्टर ऑल द रोलर कोस्टर जो भी इनको करना था कम ज्यादा, बट प्राइमा फेसी अब ऐसा लगता है कि चीजें कंसिस्टेंट है। अब खाली आगे ये देखना है कि उसमें इसका इंटरप्रिटेशन, मान लीजिए अभी मैं जो आपको ऑडिट की बात कर रहा था, हमने कुछ सोच के कुछ किया है। एज एन असेसी आपने बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट से बेस्ट एडवोकेट से राय लेके कोई भी चीजें ली है, इनपुट लिया है, आउटपुट दिया है, उसकी ऑडिट होगी। तो अब अगला स्टेज जब वो आएगा तब देखना पड़ेगा कि क्योंकि लगातार आप देखिए सीबीडीटी और सीबीईसी के लेवल पे सारे ग्राउंड ऑफिसर्स को ये बाकायदा ये लोग लगातार आगाह कर रहे हैं कि आप असेसीज को हैरेस नहीं करेंगे। इनकम टैक्स में तो मुझे बहुत सीनियर ऑफिसर ने भी दिखाया था जो सीबीडीटी ने दिया है कि आप कोई भी नोटिस इश्यू नहीं करेंगे समय पे। अब ग्राउंड लेवल पे ये लोग कितना कोऑपरेट करते हैं वो देखने वाली बात है। मतलब हायर अप लेवल पे जो सरकार या सरकारी जो इनके बोर्ड है वो ये इंश्योर करने के लिए कह रहे हैं कि इस समय आप परेशान ना करें एसएसी को। बिल्कुल बिल्कुल। यशस्वी जी आपका क्या अनुभव है कि जो है जिस दिशा में जीएसटी बढ़ रहा है, जैसे हमारे अभिषेक जी कह रहे हैं कि अब पार्ट 2 शुरू होगा, पार्ट 2 में एक नई कहानी नए चैप्टर खोल सकता है, तो वो नया चैप्टर आपको लगता है कि एक परेशानियों का एक अध्याय होगा या फिर जो है ना आशाओं का एक नया सुनहरा आकाश होगा? देखिए ये चीजें दोनों दो बातों पे डिपेंड करती है। दिनेश जी कुछ कह रहे हैं? स्वतंत्र जी मुझे भी प्रोग्राम में जाना जतिन जी के साथ में ही। सर कंक्लूडिंग हमारा दे दीजिएगा, हम एसोसिएशन जी को बोल के आप एक कंक्लूजन वहां निकल जाएगा। सर वो 5 बजे स्टार्ट हो जाएगा सर, वो इसलिए। चलिए आप कंक्लूडिंग अपना रिमार्क दीजिए। कंक्लूडिंग क्या आपको लगता है जीएसटी में क्या उम्मीदें हैं? मेरे ख्याल सर अभिषेक जी ने, यशस्वी जी सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया सर, मेरे ख्याल से अभिषेक जी ने भी सिर्फ ये एग्री कर दिया सर, जो हम भी मान रहे हैं वो भी मान रहे हैं सर कि एक बहुत सालों में जाके इतना बड़ा रिवॉल्यूशन आया, टाइम लगता है सर,
और वो खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 90% हद तक चीजें सुधर चुकी हैं। सर वो जो हम कर रहे हैं GST, सर वही सर अब हम रोज देख रहे हैं सर, कोई 300 करोड़ का, कोई 200 करोड़ का, कोई 100 करोड़ का जो फर्जी इनपुट लिए हुए, सर तकलीफ वहीं पर आने वाली है सर। अब उसको भी अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसका तो कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है सर। और जिसने प्रॉपर इनपुट लिया है और सामने वाले ने प्रॉपर पेमेंट किया है, हो सकता है कुछ टेक्निकल ग्लिचेज आए, हो सकता है फॉर द टाइम पीरियड कुछ प्रोसीजर दिक्कत आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जिसने जेन्युइन इनपुट लिया है और जिससे इनपुट लिया है उसने जेन्युइनली पेड किया है, अल्टीमेटली उसको कुछ बियर नहीं करना पड़ेगा सर। बियर वही करेगा जहां पर आपसे एक सवाल है कि जिन उम्मीदों से शुरू हुआ था, जिन जरूरतों के लेकर शुरू हुआ था, वो जरूरतें कितनी पूरी हुई हैं, जीएसटी ने कितनी पूरी की हैं? सर देखिए मेरी बात सुनिए सर, इसको अगर पॉजिटिव नो अगर आप उसके अंदर एस्पेक्ट में लेंगे, बहुत कुछ उम्मीदें पूरी होगी सर। सर पहले अगर आप जाते थे रेस्टोरेंट के अंदर, मुझे याद नहीं है कभी आपने बिल मांगा होगा, अब आज बिना बिल के उठते ही नहीं आप। अगर यदि वो जीएसटी चार्ज कर रहा है तो बिना बिल के उठेंगे नहीं। ऐसा कोई किराने वाले के पास जाएंगे आप, वहां पर भी उसने जीएसटी का चार्ज किया होगा तो बिना बिल के उठेंगे नहीं सर। सर आप सोचो ना कि पहले वेट के नाम पे एक आम आदमी समझता है टैक्स क्या होता है, वो तो ये बोलता तो बिल मत दे बस और मेरे पैसा कम ले ले। आज की तारीख उसको पता है कि जीएसटी के अंदर चाहे वो कंपोजिशन में है चाहे वो नॉन कंपोजिशन के अंदर है, वो कुछ नंबर 2 वाली कहानियां जो है वो आम आदमी समझ चुका है। तो सर समझिए ना कितना बड़ा रिवोल्यूशन है सर। एक जनरल आदमी भी अगर जीएसटी का बिल मांगने लग गया तो सर ये कितना बड़ा पॉजिटिवनेस है, ये बड़ा बदलाव है सुशील जी। अगर हमारे दिनेश जी जो बोल रहे हैं कि अब सब लोग जो है ना समझ में आ गई है कि जो है ना बिल की बड़ी कहानी है। देखिए मैं इसमें एक बात दिनेश जी से कहना चाहता हूँ, वे मेरे ये बड़े भाई हैं कि पहली बात तो ये कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं है, हम सब यहाँ प्रोफेशनल्स और स्टेक होल्डर्स बैठे हैं। तो ये एडमिट करना, क्योंकि देखो प्रोफेशनल इज द ब्रिज बिटवीन द रेवेन्यू एंड द असेसी। श्योर हमको इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये जो अपन कहते हैं कि भाई पूरी साधु व्यापारी भी नहीं है और पूरा फ्लॉलेस कानून भी नहीं है। ये दोनों चीजें हमको साथ में लेके चलनी पड़ेगी। नो डाउट मैं एक एक्सटेंट तक दिनेश जी से इत्तेफाक भी रखता हूँ कि वो कह रहे हैं कि साहब इससे कंप्लायंस जो है वो बड़ी है कि हम रेस्टोरेंट में अगर जाते हैं तो हम बिल लिए बिना नहीं आते। तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि जब आप रेस्टोरेंट में जाके बिल लेके आते हो, इससे जो व्यापारी है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, उसके कंप्लायंस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। मैं स्वतंत्र जी मुझे जानते हैं इस बात को कि मैं पिछले 10-11 साल से जीएसटी के जो कानून है उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। अब इनिशियली जो चीज कंसीव हुई थी उसमें से इस कानून नो डाउट बहुत सुंदर कानून है, इट इज अ वेरी वेल कंसीव्ड कानून, बट किसी भी चीज को हवा में रखने से काम नहीं होता, उसको धरातल पर वैसा इम्प्लीमेंटेशन जैसा कानून में रखा है वो होगा, तभी आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स उसके मिलेंगे। अभी जो पोर्टल की जो बात हो रही थी, मैं स्वतंत्र जी फिर हंसेंगे कि आप पोर्टल के लिए हमेशा ये बात बोलते हो, लेकिन ये अभी तक की जो इश्यूज थे वो बड़े टाइनी इश्यूज थे, वो बहुत छोटे इशू थे कि मेरी रिटर्न नहीं गई, मेरे पे लेट फीस लगा दी, ये लगा दी, दीज आर वेरी टाइनी इश्यूज। अब कमिंग टाइम में जब आप इस कानून की विसंगतियों को जब झेलेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस कानून के अंदर इतनी विसंगतियां छोड़ दी गई हैं या छूट गई है जल्दबाजी के कारण, जिनका खामियाजा आने वाले 2-4-5 साल में आपको भुगतना पड़ेगा। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं ये बात बिल्कुल सबूत के साथ कह रहा हूं कि कोई भी कानून हम सब ने देखा है, कोई भी फिस्कल लॉ लगा हो, इतनी जल्दी कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचे हैं जितना इस कानून में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। हाई कोर्टों में एन नंबर ऑफ केसेस ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, रिट्स पेंडिंग पड़ी हुई। तो विसंगतियां इस कानून के अंदर अभी भी काफी है, लेकिन स्वतंत्र जी अपने को ये देखना है कि हर चीज में बुराई हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये जो डिबेट थी ये नेगेटिव पे जा रही थी, मैं उसको पॉजिटिव पे लेके आया। दिनेश जी आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ यहाँ, वो इसलिए क्योंकि ये हमारा काम है। हमारा काम है कि कानून में जो कमियां हैं वो बताई जाए और कानून में जो अच्छाई है उससे व्यापारीगण जो है उनको बताया जाए कि ये कानून इतना गंदा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं इसको, ये बहुत अच्छा कानून है। आपको इसकी क्रेडिट्स जो पहले नहीं मिलती थी, आपकी कॉस्ट बन जाती थी, उसको आपको क्रेडिट्स मिल रही हैं। आपको क्लासिफिकेशन जो है उसमें कुछ हद तक सुधार हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा सुधार हो गया है। आने वाले टाइम मुझे लगता है कि ये पूरी सरकार की मंशा के ऊपर डिपेंड करेगा
कि आने वाले टाइम को ये कैसे कंसीव करते हैं। ये मेरा आपके सवाल का सीधा जवाब है। सर मैं भी सर माफी चाहूंगा सर स्वतंत्र जी। बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ अतुल जी हैं। अतुल जी, आपने बहुत कम अपने अनुभव शेयर किए। मेरा आप मुझे एक लास्ट कंक्लूजन ये बोल रहा हूँ कि सरकार का इम्प्लीमेंटेशन बहुत बढ़िया है, बट मैं बोल रहा हूँ कि एक सरकार की पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि वो सोच कि भाई व्यापारी चोर है ये नहीं होना चाहिए, उसके पॉजिटिव अप्रोच से सोचे और उसको देखे, भाई उसको स्टडी करे व्यापारी को, फिर जाके कोई एक्शन ले। हमारे कस्टम पहले इंस्पेक्शन होके फिर एक्सपोर्ट के शिपमेंट जाया करते थे, फिर सरकार ने देखा कि इतने सारे व्यापारी हैं, सब चोर नहीं है, इन्होंने फैक्ट्री परमिशन दी और सेल्फ सीलिंग का सिस्टम चालू कर दिया। सेल्फ सीलिंग करने के बाद व्यापारी ज्यादा ईमानदार हो गया, अपने कंटेनर को 2 आदमी स्पेशल लगा के चेक करके भेजता है ताकि कोई बदनामी नहीं हो जाए कंपनी की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो आदमी बनेगा। आप समझोगे व्यापारी चोर है तो उसको 2 पुलिस वाले बैठाओगे तो जरूर को चोरी करेगा। कुछ छोड़ दो खुला, उसको करो, उसको फ्रीडम दो काम करने की, आगे बढ़ेगा व्यापार। जीएसटी से कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी, बस इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। रिफंड्स प्रॉपर, आज भी आईजीएसटी के रिफंड से वो प्रॉपर आ रहे हैं, एलयूटी के रिफंड अभी भी दिक्कत आते हैं, कुछ ना कुछ कारण से अटक जाते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये देखो कि व्यापारी ने टैक्स दिया, उसको रिफंड करना है, या कोई ऐसी कोई पॉलिसी लाओ एक्सपोर्ट के लिए जहाँ जो लेने देने का सिस्टम ही बंद करो। कोई फॉर्म जैसे पहले होता था, शर्मा जी आपको मालूम होगा, एच फॉर्म इश्यू करते थे, तो हम एक्सपोर्ट में हम टैक्स लगाते ही नहीं थे, रिफंड की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। कुछ ऐसा सिस्टम करो जिसमें ये इतने कागजी कार्रवाई बंद करके आदमी धंधे में ध्यान लगाए। आज चाइना से कंपनी वाली बात आ रही है, हम तो 90% काम तो इसी में कर देते हैं, हम अपना दिमाग अपने बिजनेस में कैसे लगाएं? बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रहा हूं। पॉजिटिव है हम। नहीं, मैं यही पूछना चाह रहा हूं आपका कंप्लायंस के जो है ना लेवल जीएसटी आने के बाद कितना बड़ा है? मतलब कंप्लायंस के बहुत बढ़ गया। समय कितना लगता है, पैसा कितना खर्च होता है कंप्लायंस में? सर 2 आदमी स्पेशली लगा रखे हैं जीएसटी के लिए, 2 आदमी स्पेशली लगाए। उसके बाद सीए अपना काम करता है, सीए की फीस बढ़ गई है, सब चीज बढ़ गया है, सीए बोलता है मेरा बर्डन ज्यादा आ गया। उसके पहले नहीं था? उसके बाद सॉरी जीएसटी के पहले नहीं था? वैट में कम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जीएसटी में इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा है, डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा है। अच्छा, आप सहमत हैं? तो क्या है स्वतंत्र जी कि जो कंप्लायंस की बात है ना, वो कंप्लायंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जब इन डेट्स का जंजाल देखोगे तो उसमें आपको ये पता लगेगा कि इन डेट्स को समराइज करके एक जगह बिठाने के लिए आपको एक अलग से आदमी चाहिए कि कौन से पीरियड का टाइम। जैसे मान लीजिए आज मैं यहाँ पे जयपुर में बैठ के 22 स्टेट में किसी कंपनी को सर्विस दे रहा हूँ, हर कुछ स्टेट्स में अलग अलग डेट्स दी हुई कि आप ये ए कैटेगरी के स्टेट है उनमें ये तारीख होगी, बी कैटेगरी के स्टेट है उनमें ये तारीख होगी, सी कैटेगरी के स्टेट्स में ये तारीख होगी। अब मैं अगर यहाँ बैठ के पूरे इंडिया में अगर मान लीजिए मैं 10 कंपनियों को मेरी सर्विस दे रहा हूँ, तो मेरे लिए कितना डिफिकल्ट है कि मैं ये देखूं कि उनके डिपोज किस किस स्टेट में कौन कौन सी तारीख में कब कब रिटर्न्स जमा होंगे। तो दीज आर वेरी स्ट्रेंज थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर लॉ व्हिच शुड नॉट हैव हैपेंड। लेकिन ये तो सरलता के नाम पे लाई गई है, ये तो सरल आसानी और कंप्लायंस को बढ़ाने के नाम पे लाई गई है। ये आपको लग रहा है कि आसानी है? अगर आप 27 स्टेट हैं, उन 27 स्टेट को हम 3 डिवीजन में डिवाइड करके और 3 तारीखें आपको दे रहे हैं। हर तर्क दिया गया था कि सबको आसानी हो जाएगी, जीएसटी पे बर्डन कम आएगा और एक साथ सब लोग कर पाएंगे, तो इसीलिए तो लाई गई थी। नहीं, देखो ऐसा नहीं होता है। आप ये देखें कि कोई भी जब कानून नया आता है, टीदिंग प्रॉब्लम सारे कानूनों में होती है, लेकिन ये इस राइट नाउ प्रॉब्लम ये है कि जब वैट लगाया था उस वक्त हम आईटी हमारी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी कि हम उसका पूरा लोड एक साथ झेल सकें। तो उन्होंने उसको लगा के फिर वापस कहा कि नहीं, आप जब तक नहीं हो रहा है मैन्युअली काम करो। इस कानून में वो पॉसिबल इसलिए नहीं था क्योंकि ये पूरे इंडिया को एक ही लूप में लेके कानून बनाया गया था। जब कोई माल मान लीजिए चेन्नई से मेरी फैक्ट्री से जयपुर डिपो में आता है, तो उसका मैं अगर मैनुअली काम करने लग जाऊंगा तो मेरे हर चीज में प्रॉब्लम आएगी, मुझे क्रेडिट में प्रॉब्लम आएगी। कल को अतुल जी कह देंगे कि साहब हमारा माल वहां से आ रहा था, हमको क्रेडिट नहीं मिली। तो इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि इसको आप मैनुअली करो, मैनुअली पॉसिबल ही नहीं है जीएसटी के अंदर काम करना। बट उसका जो एक मेन चीज थी वो ये थी कि आपको अपने सिस्टम को देखना था कि भाई साहब हमारा सिस्टम ये करने लायक भी है कि नहीं है। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ जो आज मेरे सामने आया। उसमें आप ये देखें कि 1,23,00,000 आज की तारीख में रजिस्टर्ड डीलर्स राजस्थान में हैं। अब आप ये कहें कि साहब कितने रिटर्न फाइल हो गए, तो 46.5 करोड़ रिटर्न आज तक इस पोर्टल पे फाइल हो चुके हैं।
सवा 14 करोड़ के आसपास जो पेमेंट के ट्रांजैक्शंस हैं वो हो चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनवॉइसेस, 907 करोड़ इनवॉइसेस मात्र 3 साल में इस पोर्टल के ऊपर अपलोड हुए हैं। अब ये स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको इसलिए दी जिससे आप इसकी कैपेसिटी को समझ पाए, जबकि इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए थी कई अरब बिलों की जो हिंदुस्तान में हर साल जनरेट होते हैं। तो हमको कानून, इतना सुंदर कानून है स्वतंत्र जी, जो लिटिगेशन होने हैं वो अपनी जगह है, 1961 का इनकम टैक्स एक्ट है, उसमें भी आज तक लिटिगेशन हो रहा है, लेकिन कानून की मंशा इतनी सुंदर थी कि आप पूरे हिंदुस्तान में कोई भी काम करो, हम सब एट पार काम करेंगे। वो इस केवल और केवल एक पोर्टल के इश्यूज की वजह से ये प्रॉब्लम्स आई। अब आप अगर ये देखें कि मैं कह रहा हूँ 3 स्टेट्स में तीन कैटेगरी में स्टेट्स को मार के 3 डेटें दे दी, तो वो डेट्स भी इसलिए दी गई क्योंकि ये जो इनका पोर्टल है वो उसको सारे स्टेट्स को एक साथ कैटर नहीं कर सक रहा था। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम एक और बात है शर्मा जी कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन भी है ना, थोड़ा सा स्टडी करके नहीं गया, बहुत जल्दी में किया गया, थोड़ा सा और होमवर्क किया जाता है, इसको ढंग से इम्प्लीमेंट करो। अभी भी कोई बुराई नहीं है, अभी भी इमीडिएटली भी अगर कोई कार्रवाई सरकार करे और उसको ढंग से रिफंड का ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए, कुछ मैनुअल होना ही नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक रिफंड आने चाहिए, अपनी फाइल करो ऑटोमेटिक करो। और क्यों नहीं, जब किसी का वो नहीं है तो ईमेल आ जाए सब, ये अकाउंट आपका वेरीफाई नहीं हुआ, उस सप्लायर से बात करें, उसका वेरीफाई दे दे, खत्म हो। क्यों जबरदस्ती हम बोलते हैं हमें कस्टम में जाओ, वहाँ पे मुंद्रा में वेरीफाई करने, कौन जाएगा मुंद्रा में वेरीफाई करने सर? तो ये सब चीजें छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो व्यापारी को अपने काम से हटकर इन कामों में लगा देती है। व्यापारी काम में व्यापार करना, न कि इस जीएसटी में और उसमें प्रॉब्लम में फंसना। अगर वो ये करेगा तो व्यापार कौन करेगा? इनको एकदम सुविधा देनी चाहिए। व्यापार आप टैक्स लो, टैक्स सब ईमानदारी से देंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैक्स स्लैब को एक 12% के स्लैब पे सारे मैक्सिमम स्लैब 12% तक खत्म कर दो, 90% काम एक नंबर में और बढ़िया हो जाएगा सर। लेकिन आप क्या किसी में 24 लगाया, इस बात से? सॉरी, देखिए कुछ एक्सटेंट तक मैं सहमत भी हूँ इससे। देखिए ये मतलब अभी की बात नहीं है, ये काफी टाइम, राजाओं के टाइम से ये बात कही जा रही है कि जितना आप कर कम लगाएंगे उतना आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी। उसका कारण यही है कि आप कर अगर कम लगाते हैं तो मुझे ये लगता है कि मैं अगर मेरा इतना सेल कर रहा हूँ या मैं इतना वो कर रहा हूँ तो मैं उसको दिखा दूं सरकार को। दिखाने में मुझे अगर कर मैंने कम है तो मुझे ये है कि मेरे पे ज्यादा बर्डन नहीं है, और जब बर्डन मेरे पास ज्यादा नहीं है तो मैं उसको बचाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं ये कोशिश करूंगा कि ये सरकार को दूं। कोई भी आदमी, देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है इंडायरेक्ट टैक्स की, कि आपकी जेब से नहीं लगता, आप जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उससे आप रिसीव करते हो और आप सरकार को दे देते हो। यू आर वर्किंग जस्ट एज अ कलेक्शन एजेंट टू दी गवर्नमेंट। तो ये बचाने की इसमें कोई मंशा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है जहां पे एक आदमी बिना टैक्स के कोई माल 1 लाख रुपए में दे रहा है और अतुल जी वही टैक्स लगा के वो माल 1,18,000 में दे रहे हैं। तो उस आदमी से लोग माल खरीदते हैं, अतुल जी से नहीं खरीदते हैं। जब ऐसा होता है तो अतुल जी को भी ये लगता है कि साहब मैं क्यों टैक्स लगा के दूं, मैं भी ऐसे ही बेचूं। तो ये एक बड़ा छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है। तो आपको रैशनलाइज करके चीजों को देखना पड़ेगा, तभी एक इतना अच्छा कानून अपनी बहुत जो सुंदर गंतव्य है उस तक पहुंच पाएगा, ये मेरा कहना है। तो फाइनली जो है जीएसटी को जो ना 3 साल पूरे होने को है, आपको मुझे लगता नहीं है कि सरकार जीएसटी दिवस जैसे मनाने के मूड में दिख रही है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं मान चुकी है कि जीएसटी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है और अब जीएसटी में सुधार की जरूरत है? तो जीएसटी की लगातार बैठकें भी होती हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है सरकार के सामने कि सरकार किसी बड़े सुधार के मूड में दिखती है। तो मतलब उसका सरकार की मंशा क्या है? मतलब सरकार सुधार भी नहीं कर रही है और उसकी सेलिब्रेशन भी नहीं कर रही। मतलब नहीं, आप देखिए स्वतंत्र जी, आउटराइटली ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं कर रही है। देखिए 3 साल हुए हैं, 3 साल में हमने काफी इम्प्रूवमेंट देखे हैं। प्रॉब्लम ये हो रहे हैं कि वो जो इम्प्रूवमेंट है वो बड़े स्कैटर्ड तरीके से हो रहे हैं, कि कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम एक चीज को सही करने के लिए जाते हैं तो वो दूसरी चीज उससे अनइंटेंशनली गलत हो जाती है। वो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब जीएसटी लॉ की ड्राफ्टिंग हुई और इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो बड़ा हेस्ट में हुआ। हमको लगाना है करके साल के बीच में उसको लगाया। नो डाउट लगाना था, आप अच्छे से लगा देते। लगाने के लिए पूरे इतने साल से बातें चल रही थी और लगना चाहिए भी था। आई एम ऑल्सो इन द फेवर कि जीएसटी शुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड एज इट डिड।
लेकिन उसका एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए था जिससे ये जीएसटी लगता और ये एक सफल टैक्स बनता। लेकिन ये कहना है कि कोई इम्प्रूवमेंट सरकार करना नहीं चाह रही है, तो ये मैं उससे एग्री इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये इम्प्रूवमेंट हमने ओवर द ईयर बड़ी बारीकी से इसके साथ रहते हुए देखे हैं। सरकार के साथ भी हमने काम किया है और व्यापारियों के साथ, अतुल जी जैसे व्यापारियों के साथ भी हमने काम किया है, तो हमको मालूम है कि कहाँ कहाँ समस्याएं क्या क्या आई थी, हमने कहाँ तक उसको पहुंचाया और उसके बाद करेक्टिव मेजर्स जो लिए गए हैं वो भी हमें मालूम। तो ये कहना कि सरकार इसको ध्यान नहीं कर रही है या इम्प्रूव नहीं कर रही है, ये ठीक नहीं होगा। आपका क्या अनुभव है जीएसटी का? अभी तक का अनुभव क्या है? जीएसटी आपके लिए समस्या बनता जा रहा है या जो है ना एक राहत भी है? कहीं कुछ राहत है, कहीं समस्या है, क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है, पूरी समस्या ही नहीं है, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सरकार को एक पॉजिटिव अप्रोच से लेना पड़ेगा, उसको सॉल्व करनी पड़ेगी। क्योंकि व्यापारी की जो प्रॉब्लम्स है ना, उनको जब तक सरकार सुनेगी नहीं ना, वैसे कोई जीएसटी अगर चीज बहुत बढ़िया है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सुधार चाहिए। जो कि सरकार लास्ट अभी 3-4 महीने पहले हमारे एक डेलीगेट भी भेजा था हमने वो क्या नाम, एक एप्लीकेशन भी लगाई थी कि आप एक टैक्सेशन को एक ऐसे स्लैब पर ले आओ। हमने फर्नीचर के लिए लिखा भी है उनको 12% वो कंसीडर में है। लेकिन क्या होता है कि अपने कुछ इस तरह इन जीएसटी के बाद ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स भी आ गई है कि जीएसटी को कोई ना कोई बहाने से जीएसटी को क्रिटिसाइज मिल रहा है, बिकॉज उसके बाद नोटबंदी थी, उसका जीएसटी आ गया, अभी कोरोना आ गया। तो बिजनेस में जहां नुकसान होता है, जहां पे फिर दो भागते हैं कि भाई ये इस वजह से हो गया, उस वजह से हो गया, ये सब कई कारण ढूंढते हैं आदमी। अगर ये स्मूथ चलता तो शायद उनको एलोकेशन जो सरकार को चाहिए जीएसटी का वो मिल जाता। अब वो भी फिगर्स नहीं आ रहे हैं, तो उनके फिगर्स नहीं आने की वजह से इम्प्लीमेंटेशन बर्डन व्यापारी पे आ रहा है। तो अभी लगता है 2, 4, 5, 6 महीने में सरकार का जो ऑब्जर्वेशन है कि कितना कलेक्शन आना चाहिए था, वो अगर आ रहा है तो डेफिनेटली ये लोग कंसीडर करेंगे और टैक्स स्लैब को थोड़ा सा मॉडरेट में लाके तो करेंगे ताकि ज्यादा जनरेशन हो और इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सुधार चाहिए बस, और बाकी सब ठीक है। फाइनल रिमार्क, सबसे बड़ा मुद्दा है कि कलेक्शन कितना हो रहा है, क्योंकि जो जीएसटी लाया गया था वो सरकार तो इसी मंशा से लाई थी कि एक तो सिंपलिसिटी पूरे देश में वन नेशन वन टैक्स हो जाएगा, दूसरा कलेक्शन भी बढ़ेगा। तो इस मुद्दे पर कितना सरकार सफल हो रही है? सब 50% 60% सरकार सफलता हो रही है, लेकिन बट स्टिल टू वर्क। तो एक्चुअल रिजल्ट आने में अभी 6 महीने और लगेंगे मेरे हिसाब से। शर्मा जी आप बताएं। देखिए, मैं आपसे कुछ आंकड़े इसमें शेयर करता हूँ। जब आप 9 महीने 17-18 की बात करते हैं तो उसमें करीब 7,41,000 करोड़ रुपए सरकार की रेवेन्यू से इस जीएसटी से आई, जो 18-19 में बढ़ के 11,77,000 करोड़ रुपए हो गए। तो ये आप देखिए कि ग्रेजुअली इसमें इंक्रीज हो रहा है। जब आप 19-20 की बात करते हैं तो ये 12.22 लाख करोड़ रुपए हो गई। तो मेरा ये इसके अंदर कहना है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे लोगों की चीजें समझ में आ रही है, जैसे जैसे लोगों की कंप्लायंस हो रही है, वैसे वैसे इस टैक्स का जो कलेक्शन है वो बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरा कहना इसके अंदर ये है कि अगर सिंप्लीफिकेशन और होते हैं तो कुछ फिगर्स के अंदर कुछ लेट फीस का अमाउंट भी है, जो मेरे हिसाब से करीब 1200 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट हो सकता है बेस्ड ऑन दी सोर्सेज। तो वो अमाउंट भी इसके अंदर है। लेकिन जहां तक कंप्लायंस अगर इसका टाइमली अच्छे से हो, इजी हो, कानून एक बड़ा स्ट्रीमलाइन होकर सीधी रेखा में चले, तो मुझे लगता है कि ये कलेक्शन जो है आने वाले टाइम में भी बढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए, आप लोगों को चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करना चाहिए कि ये जो दूसरा चैप्टर शुरू होने वाला है वो दूसरा चैप्टर भी, और जीएसटीएन की भी दूसरा चैप्टर शुरू उम्मीद है, और दोनों चैप्टर ऐसे चैप्टर लिखे जाएं जिसमें लोगों को उसकी इबारत पढ़ने में आसानी हो। आप लोग चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद।